नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग प्रस्तावना कौशल पे चर्चा कर रहे थे। तो प्रस्तावना कौशल का महत्व क्या है, क्यों प्रस्तावना कौशल बीएड के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। देखिए, प्रस्तावना का जो महत्व है, प्रस्तावना की जो उपयोगिता है, वो 2-3 बिंदुओं पे हम चर्चा कर देते हैं। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना की जाती है। छात्रों को विषय वस्तु या नवीन ज्ञान सीखने के लिए उत्सुक बनाने के लिए प्रस्तावना की जाती है। छात्रों के ध्यान को विषय वस्तु के प्रति केंद्रित करने के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। छात्रों के अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावना की जाती है, जिससे छात्र अलर्ट हो जाए, रेडी हो जाए, तैयार हो जाए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तावना प्रस्तुत करके छात्रों के लिए नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसंग की रचना की जाती है। प्रस्तावना के आधार पर छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है। बताओ। प्रस्तावना के आधार पर नए ज्ञान या विचार को महत्वपूर्ण बनाया जाता है। ध्यान ये देना चाहिए कि प्रस्तावना तभी सफल मानी जाएगी जब शिक्षार्थी यानी छात्र सहभागिता समुचित मात्रा में प्राप्त हो रहा हो। अगर छात्र सहभागिता नहीं है तो प्रस्तावना सफल नहीं हो सकती है। प्रस्तावना तब सफल मानी जाती है जब प्रस्तुत पाठ के लिए प्रभावी प्रसंग तैयार हो जाता है। प्रस्तावना तब सफल मानी जाती है जब पाठ के पाठ्यवस्तु में छात्र में उत्साह, रुचि, जिज्ञासा एवं प्रेरणा उत्पन्न हो जाता है। अगर छात्र में रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, जिज्ञासा नहीं, तो प्रस्तावना सफल नहीं होती है। निश्चित तौर पर प्रस्तावना तब सफल मानी जाती है जब अध्यापक के मुख मुद्रा एवं कार्य व्यवहार से ये स्पष्ट हो जाए कि उसमें भी पाठ के प्रस्तुतिकरण की उपयुक्त मात्रा में उत्साह एवं रुचि उत्पन्न हो गई है। छात्र में रुचि है, अध्यापक में ही रुचि नहीं है पढ़ाने के लिए, तो भी प्रस्तावना अच्छी नहीं होगी। प्रस्तावना तभी सफल मानी जाती है जब अध्यापक नए पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सफल हो जाता है। जब तक अध्यापक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सफल नहीं होता है, तब तक प्रस्तावना सही नहीं हो सकती है। अच्छा, कैसे प्रस्तावना करनी चाहिए? प्रस्तावना की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो। प्रस्तावना के प्रश्नों का आकार छोटा हो, संक्षिप्त आकार का हो। बहुत लोग बड़े बड़े प्रश्न कर देते हैं, खुदे भूल जाते हैं कि पूछना क्या चाहते हैं वो। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होनी चाहिए। प्रस्तावित प्रश्नों के उत्तर से अगले प्रश्न का गठन होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न किए आप, जो उत्तर मिलता है, उस उत्तर से दूसरे प्रश्न की शुरुआत करें। इसी को कहते हैं कि प्रस्तावित प्रश्न के उत्तर से अगले प्रश्न का गठन होना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न दो अर्थी नहीं होने चाहिए, यानी दो अर्थ ना निकलते हों, ऐसे प्रस्तावना के प्रश्न ना हो। प्रस्तावना छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न रुचिकर एवं नुकीले होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्नों की संख्या संक्षिप्त यानी 3 से कम और 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने आपको बताया भी है कि प्रस्तावना अधिक से अधिक 5 मिनट की होनी चाहिए, उससे अधिक की प्रस्तावना नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रस्तावना लोचदार हो, प्रस्तावना के प्रश्न रुचिकर हों, नुकीले हों, प्रस्तावना के प्रश्न लोचदार हों। प्रस्तावना है तो उन्हीं साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रासंगिक हो, जो उद्देश्यपूर्ण हो, जिससे छात्र अच्छे ढंग से समझ सकें। प्रस्तावना के अंतिम प्रश्न के उत्तर में शीर्षक का जो भाव है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो इस सब बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, तब हम प्रस्तावना को सफल बना सकते हैं। अच्छी प्रस्तावना के लिए सुझाव क्या होता है, क्या सुझाव दिया जा सकता है? अध्यापक को छात्र के पूर्व ज्ञान का सही अनुमान लगाना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न नवीन ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न प्रासंगिक, उद्देश्यपूर्ण एवं श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, उसमें जरूरी है। प्रस्तावना में छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए और प्रस्तावना के कार्य में कम से कम समय लेना चाहिए। प्रस्तावना तैयार करते समय छात्रों की आयु, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर तथा रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए।
तो आपका प्रस्तावना बेहतर होगा, अच्छा होगा, और प्रस्तावना अच्छा होगा तो संपूर्ण पाठ आपका अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।